हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम फिर से 60 एमसीक्यूज करने वाले हैं क्लास 10 सिविक्स फेडरलिज्म के। और जैसा कि पता है कि ये टर्म 1 एग्ज़ाम 2021 टू 22 सेशन में जो हो रहा है उसमें आएंगे एंड इट्स इम्पॉर्टेंट। तो हम उसके टोटल 60 क्वेश्चंस करेंगे। असर्शन और रीज़न में आप लोग को बहुत प्रॉब्लम होती है, तो इस वाले में असर्शन एंड रीज़न भी है एंड प्लस एमसीक्यूज भी है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी एग्जाम में आ सकते हैं वो सारे कवर किए गए हैं चैप्टर के एक एक कोने से। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहला क्वेश्चन है, एज पर द लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द स्टेटस ऑफ द हिंदी लैंग्वेज। अगर हिंदी लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव से देखा जाए और साथ में इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी को भी ध्यान रखना है, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ओनली हिंदी इज अवर नेशनल लैंग्वेज, हिंदी इज अ ऑफिशियल लैंग्वेज, हिंदी हैज़ बीन एक्सेप्टेड एज द मदर टंग ऑफ ऑल द इंडियंस, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर बहुत इजी था, आप लोग को पता होगा हिंदी इज़ अ ऑफिशियल लैंग्वेज, क्योंकि हमारी कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। इस चैप्टर के पढ़ने के बाद जिन लोगों को नहीं पता था उन लोग को पता चल जाना चाहिए कि हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है और इंग्लिश भी। ओके, नेक्स्ट, इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एट लीस्ट 1/3 ऑफ द पोजिशंस आर रिजर्व्ड फॉर। जो लोकल, अब यहाँ देखो, या तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वर्ड यूज़ किया जा सकता है तो पंचायती राज वर्ड यूज़ किया जा सकता है। और ये पूछा गया है कि 1/3 सीट किसके लिए रिजर्व्ड है, मैन के लिए, वुमेन के लिए, चिल्ड्रन के लिए, या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब एसटीज के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है वुमेन्स के लिए 1/3 सीट रिजर्व है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट हैज़ 2 और मोर लेवल। इनमें से किस गवर्नमेंट 2 और मोर लेवल्स, किस गवर्नमेंट में 2 या 2 से ज़्यादा हम बनाते हैं। कम्युनिटी गवर्नमेंट में ऐसा होता है, कोलिशन गवर्नमेंट में होता है, फेडरल गवर्नमेंट या फिर यूनिटरी गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट में 2 या 2 से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट फॉल्स अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट। इस चैप्टर में जिस बच्चे को लिस्ट के बारे में नहीं पता फिर तो उसने चैप्टर पढ़ा ही नहीं है। 3 तरीके की लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, और एक और लिस्ट होती है रेजिडुअरी लिस्ट, या फिर आप उसको रेजिडुअरी सब्जेक्ट बोल सकते हो। तो अब कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर क्या आता है, डिफेंस, एग्रीकल्चर, मैरिज या फिर करेंसी। मैरिज, ओके, मैरिज, अडॉप्शन, ये सब चीज़ें किसके अंदर आती है, कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर। एजुकेशन, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एन एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन। 2 टर्म्स आते हैं, कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग। अगर आपने चैप्टर पढ़ा तो आपको ये एमसीक्यूज करने में बहुत ज़्यादा मजा आएगा। ठीक है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है कमिंग टुगेदर फेडरेशन का, यूएसए, इंडिया, स्पेन या फिर बेल्जियम। मैंने आपको कमिंग टुगेदर में बताया था, कमिंग टुगेदर में अगर आपको स्टेट्स याद रखनी है तो यूएसए वर्ड याद रखो। यू से यूएसए, एस से स्विट्जरलैंड, ए से ऑस्ट्रेलिया। ओके, नेक्स्ट, द नंबर ऑफ द सीट्स रिजर्व फॉर द वुमेन इन द पंचायती राज। फिर वही क्वेश्चन बट घुमा के, कि पंचायती राज में, अब यहाँ लोकल बॉडी भी यूज कर सकते थे, कितनी नंबर ऑफ सीट वुमेन के लिए रिजर्व है। 1/4, 1/6, 1/3 या फिर हाफ 1/3। ओके, नेक्स्ट, रूरल लोकल गवर्नमेंट इज पॉपुलरली नोन एज, क्या कहते हैं हम उसको, पंचायती राज, जिला परिषद, स्टेट गवर्नमेंट या फिर ग्राम पंचायत। पंचायती राज। ओके, इजी वन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट। ये जितनी भी यहाँ पर लिखा हुआ है इसमें से कॉन्करेंट लिस्ट में कौन सा इंक्लूडेड है, एजुकेशन, डिफेंस, ट्रेड, एग्रीकल्चर, कौन सा। इसका करेक्ट आंसर है एजुकेशन। अभी बताया था मैंने, मैरिज, अडॉप्शन, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। यहाँ जितने भी स्टेटमेंट्स लिखे हैं इसमें से जो, अगर हम लैंग्वेज पॉलिसी की बात करें, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से लैंग्वेज पॉलिसी के बारे में कौन सी बात सही है, कि इंग्लिश हमारी नेशनल लैंग्वेज है, या फिर सिटीजन्स फ्री है कि वो किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज मान ले। अगर ऐसा हो जाए तो फिर सिटीजन्स लड़ने लगेंगे। ओके, तो ये स्टेटमेंट तो गलत कर दो। या फिर हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिड नॉट डिक्लेयर एनी लैंग्वेज एज ए नेशनल लैंग्वेज। हमारी कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिड नॉट डिक्लेयर एनी लैंग्वेज एज अ नेशनल लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज नेशनल नहीं है। बोथ द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक अ लॉज ऑन द सब्जेक्ट मेंशन इन द। अब देखो, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, 3 कंकरेंट लिस्ट लिस्ट होती हैं, ठीक है, रेजिडुअरी सब्जेक्ट भी है। तो इन लिस्ट में से यूनियन और स्टेट दोनों ही किस पे लॉज बना सकती है। अब एक कॉमन सेंस लगाओ, यूनियन लिस्ट पे तो यूनियन लॉज बना सकती है, स्टेट लिस्ट पे स्टेट लॉज बना सकती है, तो कॉन्करेंट लिस्ट पे तो दोनों ही बनाएंगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कॉन्करेंट लिस्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ द यूनियन लिस्ट। जितने भी यहाँ लिखे इसमें से यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट कौन सा नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आते ही रहेंगे। ओके, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी, बैंकिंग, लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर, ओके, ये यूनियन लिस्ट के हाथ में नहीं होता है। नेक्स्ट,
विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया हैज़ अ स्पेशल स्टेटस। किसके पास स्पेशल स्टेटस है, स्पेशल पावर है? आपने पढ़ा ना किसी के पास जो आपकी बुक का जो है ये होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, एकदम लास्ट में ये चीज़ लिख रखी है कि कुछ स्टेट्स स्पेशल पावर इंजॉय करते हैं। तो वो कौन सा है? आसाम, झारखंड, जम्मू एंड कश्मीर या फिर हिमाचल प्रदेश? जम्मू एंड कश्मीर। ओके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? ये जितनी भी कंट्रीज लिखी है इसमें से फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया, मैंने अभी बताया था फेडरल फॉर्म ऑफ यूएसए का, याद रखो, ठीक है। ओके। इन इंडिया सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन इन विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज? सीट्स किस बॉडीज में रिजर्व है? लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, पंचायती राज बॉडीज या फिर कैबिनेट? पंचायती राज बॉडीज। ओके। नेक्स्ट, द सब्जेक्ट ऑफ द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट? अब मैंने आपको बताया था कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के अलावा भी एक रेजिडुअरी लिस्ट होती है, जो कि जिस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने सोचा था कि क्या पता आगे कोई और ऐसी चीज़ इन्वेंट हो जाए जो अभी आज है ही नहीं इस जमाने में, ठीक है। तो उन्होंने एक एक्स्ट्रा लिस्ट बना के रखी हुई थी, रेजिडुअरी लिस्ट, कि अगर आगे कोई चीज़ इन्वेंट होगी तो वो हम इसमें डाल देंगे। तो आगे आई कंप्यूटर, इंटरनेट, तो ये सारी चीज़ें किस में आ गई? रेसिडुअरी लिस्ट में आ गई। तो आप लिख सकते हो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, ये सब रेसिडुअरी लिस्ट में आता है। ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द फेडरलिज्म? जितने भी यहाँ लिखे इसमें से फेडरलिज्म का फीचर कौन सा नहीं है? डिवीजन ऑफ पावर, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, बिकामेरल लेजिस्लेचर? कौन सा नहीं है? बिकामेरल लेजिस्लेचर। बिकामेरल का मीन्स होता है कि जब टू या फिर आप लिख सकते हो टू चैम्बर्स या फिर टू मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर। ओके। नेक्स्ट, ये फीचर वैसे नहीं है। देखो, अगर आपको इसमें क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, अगर आपको पेपर में कभी भी ऐसा लगता है कि मुझे क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है, इसमें पावर का ये जो ऑप्शन है ये कंफ्यूजनिंग है, तो आप देखो कि सही कौन कौन से। देखो, फेडरलिज्म में पावर को डिवाइड तो करते ही हैं, अगर पावर डिवाइड नहीं करेंगे तो फिर फेडरलिज्म नहीं कहलाएगा। और कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न होना भी ज़रूरी है, एंड कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको लागू करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यही गलत होगा। ओके। नेक्स्ट, व्हेन सम पावर्स आर गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट बाय द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, देन इट इज़ नोन एज। जब पावर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से लोकल गवर्नमेंट को दे दी जाती है तब हम उसे क्या कहते हैं? कि पावर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, या फिर पावर सेंट्रलाइज्ड हो रही है, या फिर पावर रीऑर्गेनाइज्ड हो रही है, या फिर पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। एंड जब आपको डेफिनेशन भी पूछी गई अगर, तो आप ये लिख सकते हो। ओके। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर? अब यहाँ देखना किसकी बात की गई है? नॉट अ फीचर, फीचर की बात। आपने टोटल 7 फीचर्स पढ़े थे। ओके। तो कौन सा फीचर नहीं है? 2 or more levels of government, different tiers of the government govern the same citizens, court have the power to interrupt the constitution, the central government can order the state government। कौन सा नहीं है? द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर फेडरल, हम इतनी बार बोलते हैं कि कंट्री, हाँ हमारी कंट्री फेडरल है, ठीक है, फेडरेशन है, तो अगर स्टेट गवर्नमेंट के पास खुद ऑर्डर लेने का ही राइट नहीं है तो फिर क्या? तो फिर ये चीज़ गलत है, ऐसा फीचर कोई भी नहीं है। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट अबाउट द डिवीजन ऑफ द पावर, अगर कोई भी पावर को लेकर लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो उसे कौन सॉल्व करेगा? उस पर कौन डिसीजन बनाएगा? हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, या फिर हाई कोर्ट बनाएगी, या फिर सुप्रीम कोर्ट, या फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट? ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट मेक अ डिसीजन। ओके। नेक्स्ट, अंडर द फेडरल सिस्टम इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स कम अंडर द स्टेट लिस्ट? इनमें से स्टेट लिस्ट के अंडर में, देखो क्वेश्चन कितना ज़्यादा फैला दिया, कितना बड़ा कर दिया है, बट बात एक ही पूछी है कि कौन सा सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट के अंडर में आएगा? फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, पुलिस, कम्युनिकेशन। अब स्टेट में क्या होता है, आप डिफरेंट टाइप ऑफ पुलिस देखते हो ना, महाराष्ट्र पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, ठीक है, डिफरेंट टाइप, तो इसका आंसर है पुलिस। हु अमंग द फॉलोइंग इज द हेड ऑफ द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के हेड को हम क्या कहते हैं? होम मिनिस्टर, सरपंच, गवर्नर या फिर मेयर? इसका करेक्ट ऑप्शन है मेयर। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। अब आप बोलोगे इसमें कंफ्यूज क्या होना है, तो पेपर में ये पूछ लिया जाता है, तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पूछ लिया जाता है, फिर जिला परिषद पूछ लिया जाता है। ओके, उसका क्वेश्चन भी आएगा। हाउ मेनी अदर लैंग्वेज आर रिकॉग्नाइज एज द शेड्यूल लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। अब एक और क्वेश्चन आएगा जिसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, वो क्वेश्चन आगे आएगा तो हम उसे भी देखेंगे। तो अब यहाँ पूछा गया जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कितनी और अदर शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं? 20, 21, 18 या फिर 19? अब ऑप्शन में आपको कंफ्यूज करने के लिए 22 भी दे सकता है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आएगा पेपर में शेड्यूल लैंग्वेजेस, तो आपको 21 ही टिक करना है। ओके। नेक्स्ट, नेम द कंट्री अमंग द फॉलोइंग विच फॉलोज कमिंग टुगेदर स्टाइल ऑफ फेडरेशन? तो कमिंग टुगेदर किस में है, किस फेडरलिज्म में है, मतलब
कौन सी कंट्री में, यूके, इंडिया, स्विट्जरलैंड या फिर स्पेन, तो स्विट्जरलैंड। ओके, कमिंग टुगेदर यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, उसको ही गवर्नमेंट में अच्छा स्थान मिलेगा, अच्छा मिलेगा, तो ये चीज़ तो अगेंस्ट है ना, गलत है चीज़ें। 25th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ द फेडरलिज्म, इसमें से कौन सा फेडरलिज्म का फीचर है, तो देर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जो ईच लेवल ऑफ द गवर्नमेंट हैज इट्स ओन jurisdictions, all powers and revenue are under the control of the central government, the fundamental provision of the constitution can be unilaterally changed by the top level of the government, तो इसमें से कौन सा फीचर है, ये वाला जो है इसका फीचर है, क्योंकि एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट तो होती नहीं है, सारा पैसा सब कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में तो होता नहीं है, अगर कोई भी फंडामेंटल प्रोविजन चेंज करना है तो एक अकेला इंसान टॉप लेवल ऑफ गवर्नमेंट वो नहीं चेंज कर सकते, तो ईच लेवल ऑफ द गवर्नमेंट हैड इट्स ओन जुरिडिक्शन, ये आपने पढ़ा हुआ है, तो ये इसका करेक्ट है। 26 क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट ऑन विच द स्टेट एंड द सेंटर बोथ द मेक द लॉज, ऐसा सब्जेक्ट आप इसमें फाइंड आउट करो जिसपे दोनों ही लॉज बनाते हैं, स्टेट भी लॉज बनाएगा एंड सेंटर भी, डिफेंस, मैरिज, पुलिस या फिर करेंसी, मैरिज पे। ओके, नेक्स्ट, क्योंकि मैरिज क्या है, कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। 27, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट हैज वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट एंड द सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि इसमें से कौन सा गवर्नमेंट जो है एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट है और बाकी उसके सब यूनिट्स हैं जो कि उसी के अंडर में काम करते हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के उसी के अंडर में काम करते हैं, फेडरल गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट, कोलिशन गवर्नमेंट या फिर यूनिटरी गवर्नमेंट, तो देखो यूनिटरी गवर्नमेंट ही होगा जिसके अंडर में काम कर रहे हैं, ठीक है, खुद के पास पावर ही नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वुमेन इन द इलेक्टेड बॉडीज, इसमें से वुमेन के बारे में कौन सी बात सही है, कि वुमेन हैव 1/3 सीट इन लोकसभा, लोकसभा में सीट है, या फिर राज्यसभा में, या फिर लोकल सेल्फ बॉडीज में, या फिर लेजिस्लेटिव में, तो हमारे को एक चीज़ कन्फर्म है कि लोकल बॉडी में इनकी सीट कन्फर्म है, तो ये वाला सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स इंडिया फेडरेशन, इसमें से कौन सा इंडिया को फेडरेशन बना देता है, इट्स कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेट्स पावर बिटवीन द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, इट हैज़ नो कोर्ट टू सॉल्व द फेडरल डिस्प्यूट, इट हैज़ नो डेमोक्रेशन ऑफ द रेवेन्यू या फिर डिमार्सेशन, there is a lack of the mutual agreement between the different levels of the government, इसका करेक्ट है, its constitution demarcates power between the levels of the government, हमारी जो इंडिया है वो डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में पावर डिवाइड करती है, तभी तो हम फेडरल बने हुए हैं। ओके, मच ऑफ द ऑफिशियल वर्क डन इन द स्टेट इज इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस, ज़्यादा से ज़्यादा ऑफिशियल वर्क जो किया जाता है वो किस लैंग्वेज में किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा वर्क हिंदी में या फिर इंग्लिश में, या फिर जो भी ऑफिशियल लैंग्वेज है कंसर्न स्टेट की, या फिर हिंदी इंग्लिश बोथ, का करेक्ट है ऑफिशियल लैंग्वेज, जिस भी स्टेट की जो भी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा काम उसी लैंग्वेज में करते हैं। सो यहाँ पर टोटल 60 क्वेश्चंस में से 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए एंड आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। आगे भी असर्शन रीजन के क्वेश्चंस आएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे असर्शन रीजन के क्वेश्चंस होते हैं बट मैंने जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है एग्जाम में आ सकते हैं वो वाले लिए, तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना एंड कमेंट्स में अपने आंसर्स लिखते जाइए, फिर बाद में पोस्ट कर देना। 31, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स कैन बी क्लासिफाइड एज अ रेसिड्यूरी सब्जेक्ट, यहाँ पे जितने सब्जेक्ट्स लिखे हैं इसमें से रेसिड्यूरी सब्जेक्ट कौन सा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैंने बताया था रेसिड्यूरी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, कंप्यूटर, ये सारी कंप्यूटर साइंस, ये सारी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट हैव द फेडरल फॉर्म, जितनी भी कंट्रीज दिख रही हैं इसमें से कौन सी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्पेन या फिर नेपाल। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट, कौन सा सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में नहीं होता है, पुलिस, ट्रेड, फॉरेन अफेयर्स या फिर एग्रीकल्चर। फॉरेन अफेयर्स, अब फॉरेन अफेयर्स फॉरेन की चीज़ें देखना ये सब करना तो नेशनल का काम है ना, तो स्टेट क्या करेगा, स्टेट का नहीं है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर द रेसिडुअरी सब्जेक्ट, इसमें से कौन सा रेसिडुअरी सब्जेक्ट में आता है, देखो जैसे कंप्यूटर की बात हो जाए तो फिर इसी पर टिक कर देना आंख बंद कर एकदम, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट में कौन सा इंक्लूडेड है, एग्रीकल्चर, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग या फिर एजुकेशन। एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट में आता है, ठीक है, हर स्टेट का एग्रीकल्चर का नेशनल थोड़ी ना देखेगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वॉज क्रिएटेड टू रिकॉग्नाइज डाइवर्सिटी ऑफ द कल्चर, एथनिसिटी एंड द जियोग्राफी,
जो कौन सा स्टेट इनमें से है जिसने मतलब जिसको बनाया गया था उसकी देखो आपने बुक में ये पढ़ा है कि हर स्टेट को लैंग्वेज के बेसिस पर नहीं बनाया गया है, किसी स्टेट को उसकी डाइवर्सिटी के बेसिस पर बनाया गया है, किसी स्टेट को उसकी जगह देखते हुए बनाया गया है। जैसे हिमाचल प्रदेश में पहाड़ है तो हिमाचल, इसलिए हिमाचल प्रदेश। तो इसमें से कौन सी कंट्री है जिसको कंट्री नहीं स्टेट है जिसको उसकी डाइवर्सिटी देखकर, उसकी एथनिटी से देखकर, उसकी जियोग्राफी को देखकर उसका नाम रखा गया है या फिर उसको बनाया गया है, ठीक है, उसका एरिया देखकर कि कैसा वहाँ का क्लाइमेट है, कैसा है। तो कौन सी कंट्री? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड या फिर महाराष्ट्र? उत्तराखंड। ओके, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अब सिर्फ उत्तराखंड पे नहीं, कोई और भी पूछ सकता है, ठीक है, किसको लैंग्वेज के बेसिस पर या फिर किसको रिलीजन के बेसिस पर बनाया गया है। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, डाइवर्सिटी पूछा जाए या फिर एथेनिसिटी और जियोग्राफी, तो उसका आंसर उत्तराखंड होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन? इसमें से कौन सी कंट्री का एग्जाम्पल होल्डिंग टुगेदर है? इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया या फिर स्विट्जरलैंड? इंडिया। अब देखो मैंने आपको कमिंग टुगेदर का तो बता दिया कि यूएसए याद रखना। अब होल्डिंग टुगेदर का क्या है? होल्डिंग टुगेदर का है SBI, SBI बैंक, ठीक है। एस से हो गया क्या? एस से स्विट्जरलैंड, बी से बेल्जियम एंड आई से इंडिया। सॉरी यहाँ स्पेन होगा, ठीक है, स्पेन, बेल्जियम, इंडिया। इसमें से स्पेन भी नहीं है, बेल्जियम भी नहीं है, तो इंडिया ही होगा। द सिस्टम ऑफ द पंचायती राज इन्वॉल्व्स, जो पंचायती राज का सिस्टम होता है उसमें क्या होता है? विलेज, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट लेवल या फिर विलेज और स्टेट लेवल? अब देखो यहाँ पर स्टेट आ गया, पंचायती राज में स्टेट कहाँ से आ गया? क्रॉस, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट लेवल, यहाँ फिर स्टेट आ गया और यहाँ पे तो यूनियन लेवल आ गया, तो ये तो गलत है। पंचायती राज लोकल है तो विलेज और डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात की गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ होल्डिंग टुगेदर? जितनी भी कंट्रीज दी है इसमें से कौन सा नहीं है होल्डिंग टुगेदर का एग्जाम्पल? यूएसए, इंडिया, स्पेन या फिर बेल्जियम? यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द हेड ऑफ द स्टेट एट द स्टेट लेवल? स्टेट लेवल पे हम किसे हेड कहते हैं? चीफ मिनिस्टर को, स्पीकर को या फिर गवर्नर को या फिर प्रेसिडेंट को? गवर्नर को स्टेट लेवल पे। विच वन इज नॉट द पार्ट ऑफ द 3 टियर पंचायती राज सिस्टम? इसमें से कौन सा पंचायती राज, जो 3 टियर सिस्टम का पंचायती राज है उसका पार्ट नहीं है? म्यूनिसिपैलिटी, विलेज पंचायत, ब्लॉक समिति या फिर जिला परिषद? म्यूनिसिपैलिटी पार्ट नहीं है, म्यूनिसिपैलिटी सिटीज़ में होती है। ओके, अब आती है अजर्शन रीजन की बारी। अजर्शन रीजन में जैसा कि आपको पता है एक अजर्शन होता है, एक रीजन होता है, ठीक है। उसके 4 ऑप्शन होते हैं कि अजर्शन और रीजन दोनों ही सही है, और जो रीजन है, ठीक है, जो वजह है वो अजर्शन का सही, जो सही रीजन है उसका। फिर है कि अजर्शन रीजन दोनों सही है बट रीजन इस बार नहीं सही है। फिर होता है कि अजर्शन गलत है, रीजन सही है, और फिर दोनों ही गलत है। ओके, आई होप इससे तो आप अच्छे से जानते होंगे। अब यहाँ प्रॉब्लम आती है कि सॉल्व कैसे किया जाए। तो आपको पहले अजर्शन देखना है कि अजर्शन सही है कि नहीं, फिर आपको देखना है रीजन सही है कि नहीं, फिर आपको देखना है। अब प्रॉब्लम ये तो सब सॉल्व कर लेते हैं। प्रॉब्लम ये आती है ये पता करने में कि रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या फिर नहीं है, तो वही हम प्रॉब्लम दूर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। अजर्शन है द सब्जेक्ट विच आर नॉट इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट आर कंसिडर्ड एज अ रेसिडुअरी सब्जेक्ट। बोला जा रहा है कि वो सब्जेक्ट्स, वो चीज़ें जो यूनियन लिस्ट में भी नहीं आती हैं, स्टेट लिस्ट में भी नहीं आती है, कॉन्करेंट लिस्ट में भी नहीं आती है, उसको हम रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स में डालते हैं। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, करेक्ट। द सब्जेक्ट इंक्लूडेड दैट केम आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड एंड दस कुड नॉट बी क्लासिफाइड। अब जैसे कि हमें ये नहीं पता था कि कौन कौन से सब्जेक्ट आगे आने वाले हैं, तो हमने उसको कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं डाला था, बट उसके लिए एक अलग कॉलम बना लिया था। ऐसा हुआ था क्या? बिल्कुल हुआ था। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, ये चीज़ तो देख ली, बट क्या रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन था? तो आपने देखा कि दोनों ही किससे रिलेटेड है? रेसिडुअरी सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो वो सही है। रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। असर्शन, कोलिशन गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द डेथ ऑफ द कोल इन द कंट्री। जब हमारे कंट्री से कोयला खत्म हो गया था तो कोलिशन गवर्नमेंट बन गई थी, तो ये चीज़ सही है क्या? गलत है। इट हेल्प्स इन ओवरकमिंग कोल क्राइसिस, इसकी वजह से जितने भी कोल क्राइसिस हुए थे उससे हमने छुटकारा पा लिया था, ये सही है? बिल्कुल गलत है। कोलिशन गवर्नमेंट का कोल से क्या कनेक्शन है? तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। देखो जब दोनों ही फॉल्स हो जाते हैं ना तो एकदम ऐसे ठंडक सी मिल जाती है कि हाँ भाई दोनों ही फॉल्स है, बट ये लोगों को फाइंड आउट करने में मुश्किल होता है कि असर्शन गलत है, जो सी वाला ऑप्शन होता है ना कि असर्शन सही है और रीजन गलत है, तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट असर्शन है इंडिया इज अ फेडरेशन। इंडिया क्या है? एक फेडरेशन है। अब ये एक एक लाइन के ही आपको कंफ्यूज करते हैं। इंडिया एक फेडरेशन है, रीजन ये है कि ये चीज़ सही है ना, बिल्कुल इंडिया फेडरेशन है, बिल्कुल सही है। तो रीजन ये पावर रिसाइड्स विद द सेंट्रल अथॉरिटी, जो हमारी सेंट्रल अथॉरिटी है सारी पावर उसके पास रहती है, ये सही है क्या? बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of the assertion.
जब सारी पावर सेंट्रल के पास होगी, पावर रिसाइड्स विद द सेंट्रल अथॉरिटी, ठीक है, तो तभी तो वो जो है पावर शेयर कर रहा है, अपनी पावर को डिसेंट्रलाइज कर रहा है। ओके, नेक्स्ट असर्शन, इट्स वेरी सिंपल टू मेक द चेंजेस, उसमें आप कंफ्यूज हो गए क्योंकि वो एक लाइन का था। इट इज़ वेरी सिंपल टू मेक द चेंजेस इन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बहुत आसान होता है कि आप बेसिक स्ट्रक्चर और जो भी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें आसानी से चेंजेस कर लो, ये बहुत सिंपल होता है। रीजन, बोथ द हाउसेज हैव द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिपेंडेंटली, अब स्टेट लेवल चाहे तो स्टेट अपने आप जो है कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर सकता है, अगर सेंट्रल लेवल चाहे तो सेंट्रल अपने आप कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकता है। क्या ये चीज़ सही है? दोनों ही गलत हैं, ठीक है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। 44 असर्शन, हिंदी इज आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, हिंदी जो है हमारे कंट्री की ऑफिशियल लैंग्वेज है, कौन सी? ऑफिशियल। रीजन, इट हेल्प इन क्रिएटिंग सुप्रीमेसी ऑफ द हिंदी स्पीकिंग पीपल ओवर अदर, इससे ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने से मतलब लोगों में वो आता है कि हाँ हमको भी हिंदी बोलना चाहिए, ऐसा होता है क्या? असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ऐसा नहीं है कुछ भी। असर्शन, बेल्जियम एंड स्पेन हैज होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, बेल्जियम और स्पेन दोनों होल्डिंग टुगेदर का एग्जाम्पल है। अब रीज़न क्या है? रीज़न ध्यान से सुनना, ये तो सही है ना, हाँ ठीक है, आप खुद इमेजिन कर लिया करो, ठीक है। रीजन, अ बिग कंट्री डिवाइड्स द पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट, एक बड़ी सी कंट्री है, उसने क्या किया है, अपना पावर उसके स्टेट और नेशनल गवर्नमेंट में डिवाइड कर दिया। अच्छा, ये किसकी डेफिनेशन है? होल्डिंग टुगेदर की डेफिनेशन है या फिर जो कमिंग टुगेदर है उसकी डेफिनेशन है? किसकी डेफिनेशन थी ये? होल्डिंग टुगेदर की, तो बोथ ए एंड ट्रू, ए एंड आर इज ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देखो कितना इजी था, अगर आपको एक बार ये पता लग गया कि किसकी डेफिनेशन होल्डिंग टुगेदर। कमिंग, सिंपल सी बात है, कमिंग का मतलब क्या होता है? जब आप स्टेट्स को साथ में ला रहे हो, ठीक है, जब कंट्री आपकी बन रही है। एंड होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है? जब आप पावर डिवाइड कर रहे हो और आपकी कंट्री बनी हुई है हमेशा के लिए, ठीक है, तो ये चीज़ दोनों सही है, बट यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ गई कि कौन वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। असर्शन, इंडिया हैज़ अ फेडरल सिस्टम, इंडिया जो है एक फेडरल सिस्टम है अंडर अ यूनिटरी सिस्टम। अब यहाँ पर यूनिटरी सिस्टम की डेफिनेशन बता दी है, यहाँ पर फेडरल की बात हो रही है, बट रीजन में ये लोग बता रहे हैं यूनिटरी सिस्टम। यूनिटरी सिस्टम वो होता है कि जो वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट रूल करती है एंड उसके सबऑर्डिनेट्स के पास भी पावर होती है, बट उसके अंडर में। तो देखो, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, सही तो दोनों है, बट रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि अगर आप बात फेडरल की कर रहे हो तो आप फेडरल की डेफिनेशन दो ना, आप यूनिटरी की डेफिनेशन क्यों दे रहे हो? ठीक है, तो जो रीजन है वो गलत है। असर्शन है, जिला परिषद चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ जिला परिषद, तो जो जिला परिषद चेयरपर्सन होता है वही हेड होता है जिला परिषद का। फिर है म्यूनिसिपैलिटी का हेड मेयर होता है, ये तो अभी हमने पढ़ा, ठीक है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्यों? क्योंकि मैं आप यहाँ पर आंसर देख लेना, मैं दिखा भी रही हूँ, मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपकी बात हो रही है म्यूनिसिपैलिटी की, सिटीज़ की, यहाँ पर बात हो रही है गांव की, ठीक है, विलेज की, डिस्ट्रिक्ट लेवल की। ओके, तो ये तो रीज़न मैच नहीं कर रहा। अ मेजर स्टेप टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन वॉज टेकन इन 1992 बाय द अमेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन। 1992 में ये कि हम आज से लोकल गवर्नमेंट को भी पावर देंगे, ये जो डिसेंट्रलाइजेशन का स्टेप था ये लिया गया था। क्या ये बात सही है? सही है, ठीक है। और अब आपको याद क्या रखना है यहाँ पर, जिसका क्वेश्चन अभी आगे आएगा, कि ये चीज़ हुई कब थी, डिसेंट्रलाइजेशन का स्टेप कौन से ईयर में लिया गया था? 1992। रीजन है कि कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड टू मेक द थर्ड टायर ऑफ द डेमोक्रेसी मोर पावरफुल, और ये डिसेंट्रलाइजेशन इसलिए हुआ था, ये अमेंडमेंट इसलिए हुई थी, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज इसलिए लाया गया था ताकि थर्ड पावर को और पावरफुल बनाया जाए और इफेक्टिव बनाया जाए। ओके, तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड बट रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। असर्शन है, थर्ड टायर ऑफ द गवर्नमेंट इज लोकल गवर्नमेंट, जो थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट है वो लोकल गवर्नमेंट है। क्या है? लोकल। इट मेड द डेमोक्रेसी वीक, वो डेमोक्रेसी को वीक बना देती है। असर्शन इज ट्रू, रीजन फॉल्स। ऐसा कौन सा हुआ कि हमारी थर्ड टायर गवर्नमेंट ने वीक बनाया? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। ये हमारे लिए इफेक्टिव हुआ। नेक्स्ट 50, अब यहाँ से फिर से एमसीक्यू शुरू होते हैं। आई होप आपको असर्शन रीजन में मजा आएगा। अब आपने इसको एक बार देख लिया, आपको लग रहा है कि हाँ आपको आ गए अब सारे असर्शन रीजन, बट मैं ये आप एक बार असर्शन रीजन को कॉपी में लिखो और फिर सॉल्व करके देख लो। अगर आपने सारे कर लिए तो फिर ठीक है, बट मेरे को लग रहा है कि एक आध दो गलत होंगे, तो इसलिए ध्यान से जो असर्शन रीजन के और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। हु इज़ द हेड ऑफ द अर्बन लोकल गवर्नमेंट? अर्बन लोकल गवर्नमेंट का हेड कौन होता है? सरपंच, वार्ड कमिश्नर, या फिर मुखिया, या फिर मेयर? अर्बन कौन होता है? सिटीज़, तो सिटीज़ का हेड कौन होता है? मेयर। देखो क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया। ओके, नेक्स्ट, हु हैज़ द स्पेशल पावर इन एडमिनिस्ट्रेटिंग द यूनियन टेरिटरी? अगर यूनियन टेरिटरीज का कुछ चेंज करना है, कुछ एडमिनिस्ट्रेट करना है, तो उसके पावर किसके पास है? सेंट्रल के पास, चीफ मिनिस्टर के पास, प्रेसिडेंट के पास, या फिर गवर्नर के पास? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है ऑब्वियसली।
मेजर स्टेप्स टुवर्ड डिसेंट्रलाइजेशन वॉज टेकन इन, ये क्वेश्चन आ गया। तो कब ली गई थी? 1993, 1994, 1992 या फिर 1990? 1992। टू मेक द इंडिया स्ट्रॉन्ग फेडरेशन, अगर इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग फेडरेशन बनाना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो हमें क्या करना चाहिए? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन या फिर इंडिपेंडेंट जुडिशरी या फिर ऑल ऑफ द अबव? सबको पता है ऑल ऑफ द अबव। हमें एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी चाहिए और वो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत मजबूत भी होना चाहिए, और एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए जिसके ऊपर किसी का दबाव नहीं होना चाहिए, वो सारे डिसीजन खुद ले और सही ले। द स्टेट विच वॉलेंटली डिमांडेड दैट द यूज ऑफ द इंग्लिश इज एन ऑफिशियल, एक ऐसी स्टेट का नाम बताओ, ठीक है। अगर आप बुक में पढ़ोगे तो बुक में अगर आप किसी भी टीचर का लेक्चर भी देखोगे, कुछ भी देखोगे, तो वो ये बोल देगा कि ना इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज इसलिए रखा गया था क्योंकि साउथ की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी। बट क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि साउथ में कौन से स्टेट की सबसे ज़्यादा डिमांड आ रही थी जिसने इसे पूरा वॉयलेंट कर दिया था कि इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ, इंग्लिश को ऑफिशियल पर्पज, तो क्या होगा इसका आंसर? केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये सब तो किस में आते हैं? साउथ में ही तो आते हैं। तो अब बताओ करेक्ट, इसका करेक्ट है तमिलनाडु। यस, करेक्ट आंसर तमिलनाडु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेडरेशंस हैव बीन फॉर्म विद द टू काइंड ऑफ स्टेट्स। ओके, मैंने आंसर ही बता दिया कि फेडरेशन किससे बनता है, दो तरीके के स्टेट्स से बनता है। ओके, करेक्ट आंसर ये है। ओके नेक्स्ट, ओके, हाउ मेनी लैंग्वेजेस इंक्लूडेड इन द 8th? अभी जो ऊपर क्वेश्चन पढ़कर आए थे उसमें लिखा था कि शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी है, तो उसका आंसर था 21। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि 8 शेड्यूल्ड लैंग्वेज इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कितनी है, 8 शेड्यूल्ड पूछ लिया जाए, तब आप इसका आंसर 22 करोगे, 21 नहीं। ओके, तो 22 इसका करेक्ट है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना। तो वीडियो में अंत तक बनने का बहुत ज़्यादा फायदा है, ठीक है। आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल रहे हैं। विच कंट्री फॉलो द यूनिटरी सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट? कौन सी कंट्री यूनिटरी सिस्टम बनाती है? बेल्जियम, स्पेन, इंडिया, यूएसए, जिसकी यूनिटरी है, ठीक है। यूएसए, जापान, बेल्जियम, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जापान, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, ठीक है। तो यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जापान, चाइना। बेल्जियम शिफ्टेड, इसके एग्जाम्पल्स भी लर्न कर लो अगर आपका 2021-22 का सेशन नहीं है, ठीक है, तो ये एग्जाम्पल लर्न करना ज़रूरी है। बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम द यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बेल्जियम से यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चला गया था, ठीक है। मतलब ये मना कर दिया गया था कि अब एक के हाथ में पावर नहीं रहेगी, और फिर क्या बना दिया गया था? यूनिटरी गवर्नमेंट से क्या बन गई थी? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट या फिर ऑल ऑफ द अबव? सभी बन गई थी, तो फेडरल गवर्नमेंट बन गई थी। पावर टू इंटरप्ट कॉन्स्टिट्यूशन विद, कॉन्स्टिट्यूशन को अगर कुछ उसके पावर के साथ छिड़खानी करनी है, मतलब उसको चेंज लाना है, अच्छा चेंज लाना है, तो उसके पास पावर किसकी है? कोर्ट, जुडिशरी, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। कुछ बच्चे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को तो बिल्कुल काट देंगे, इनके पास तो बिल्कुल पावर नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन को हाथ भी लगाने की, ठीक है। तो किसके पास पावर है? कोर्ट के पास है, जुडिशरी के पास है। अब कोर्ट तो बहुत तरीके के होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, तो इसका करेक्ट आंसर है जुडिशरी। फाइनली लास्ट क्वेश्चन 60, द प्लेस ऑफ द राजस्थान वेयर इंडिया कंडक्ट। अब ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया आप सोचते रहोगे, तो हर कोने से क्वेश्चन लिया है, जो आपको दिया जाता है बॉक्स में, वहाँ से है। द प्लेस ऑफ द राजस्थान, इंडिया को जब अपना न्यूक्लियर टेस्ट करना था तो उसने राजस्थान में किया था, ये तो सबको पता है। ये भी पूछ सकते हैं किस में किया था, राजस्थान, तमिलनाडु, किस में किया था, तो राजस्थान इसका करेक्ट है। और राजस्थान में कहाँ किया था? कलीकट, पोखरा, कवरत्ती या फिर करेकाल, कहाँ किया था? इसका करेक्ट आंसर है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पोखरा। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन एक जस्ट, इंडियन ऑफिशियल लैंग्वेजेस, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, अगर यहाँ पर लिखा होता ना लैंग्वेजेस, तो ऑप्शन में ये चीज़ आपको पक्का दी जाएगी, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। बट यहाँ पर ये लैंग्वेजेस नहीं लिखा है, सिर्फ लिखा है लैंग्वेज, तब किसको टिक करोगे? हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, तमिल, किसको? तो आपको हिंदी टिक करना है, ठीक है। ये तो जो मैं करेक्ट है बिल्कुल वही बता रही हूँ। ओके, तो यहाँ पर हमने अपने 60 MCQs कंप्लीट कर लिए हैं, एंड आई होप आपको मज़ा आया होगा, आई होप आपने इसको नोट किया होगा, एंड इस वीडियो को 2-3 बार, एंड एग्जाम के पहले तो ज़रूर एक बार देखिए होगे। सारे चैप्टर के जितने टर्म 1 में आ रहे हैं सबके MCQs बने हुए हैं, ठीक है। आपको जाके देखना है, सारे नोट्स बने हुए हैं, ठीक है, चैनल पे एक बार चैनल पे विजिट ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच।